शुक्रिया। जावेद साहब के जाने के बाद भी आप लोग यहाँ हमें सुनने के लिए बैठे हैं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। वरना हमें बहुत डर था कि जब जावेद साहब निकलेंगे तो ये मंच सिर्फ कुर्सियों के लिए बचेगा और हम कविताएं कुर्सियों को सुनाएंगे। लेकिन बहुत 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 शुक्रिया। ये हम लोगों के लिए, मैं 1 ही मिनट लूँगा ताकि हम सीधा कविताओं पे आएँ। इस किताब के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और 1-2 शुक्रिया बोलने बहुत ज़रूरी हैं जो इस किताब को इस मुकाम तक लेके आए हैं। सबसे पहला शुक्रिया बेंगलोर पोइट्री फेस्टिवल, आटा गलाटा, लक्ष्मी और सुबोध। इन लोगों ने जो यहाँ पर कविता का माहौल बनाया है और सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी, अंग्रेज़ी और बाकी भाषाओं के लिए भी कविताओं को जो हर आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश पिछले 7 साल से लगातार, और ये दूसरी एंथोलॉजी है जो हिंदी में इन्होंने छापी है। मेरे को जिम्मेदारी मिली, पहली किताब जो पहला संकलन आया था सौरभ भाई ने किया था, दूसरी की जिम्मेदारी मुझे दी। लगभग 100 कवियों की 500 से ज़्यादा कविताएं हमें मिली और उसको छांटते छांटते हम लोग 32 कवि और 77 कवियों तक पहुँचे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जिन्होंने कविताएं भेजी, जिनकी नहीं सेलेक्ट हुई अगले के संकलन के लिए बात कर लेते हैं। कवर के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सुंदर कवर बनाया हर्षद मराठे, एक आर्टिस्ट हैं उन्होंने, और किताब अंदर से खूबसूरत बनाने में योगदान रहा अन्नू का, जो मेरी वाइफ भी हैं। इसमें आपको स्केचेस मिलेंगे। और अब हम लोग सिर्फ 1 या 2 कविताएं जितना टाइम परमिट करेगा एक एक सुनाते जाएंगे। सौरभ भाई आपसे शुरू करें। इस कविता का नाम है मुस्कुराइए कि आप कैमरे पर हैं। मैंने कोका कोला खरीदा है जिसे जितना गटकिए उतनी बढ़ जाती है प्यास, बशर्ते इसके गर्म होने से पहले हम खाली कर दे बोतल। मैंने एपेटाइज़र खरीदा है जिसे हम खाते हैं खाने से पहले ताकि और खाना खा सकें। यहाँ बूढ़े लाठी नहीं चलते हैं शॉपिंग कार्ट के सहारे, और डायपर पहना अधेड़ बच्चा झूलता है 2 काउंटरों के बीच बैठा उकड़ूं। बच्चे को क्या पता, सबके जीवन में आता है वह क्षण जब माएँ उन्हें उतार देती हैं गोद से, फिर कभी नहीं उठाने के लिए। मैं क्रेडिट कार्ड से रेत सकता हूँ किसी का गला, मैं सरकार नहीं चुन सकता, इसलिए 575 विकल्पों से लड़ झगड़ कर मैंने चुना है टूथपेस्ट। आप भी मुस्कुराइए। शुक्रिया। तो इस संकलन में सबसे मज़े की बात आपको ये लगेगी और महसूस होगी हर कविता में लगभग कि इसमें जितना साहित्य है उतना ही बेंगलोर भी है। आप देखेंगे कि ये कवि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग जगह पे रहते हुए, अहिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हुए अपनी कविता किस तरह से साध रहे हैं। संदीप भाई। इस कविता का शीर्षक है यात्रा। यात्रा प्रारंभ को नहीं कहते, न ही अंत को। यात्रा हमेशा मध्य में रहती है। जैसे धमनियों में दौड़ता हुआ लहू मध्य में रहता है, श्वास का आवागमन मध्य में रहता है, हृदय की धड़कन मध्य में रहती है और मध्य में रहता है ईश्वर का नाम। मरने से पूर्व वह ईश्वर का नाम ले रहा था जिसकी कल हत्या हुई। मारने से पूर्व वह ईश्वर का नाम ले रहा था जिसने कल हत्या की। जीवन और मृत्यु के मध्य फंसा ईश्वर सदैव यात्रा में ही रहेगा, ना तो उसका कोई प्रारंभ है और ना ही अंत। जया जी के बारे में सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी कविताएं सेलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि इन्होंने जितनी कविताएं भेजी वो सब एक से एक बेहतरीन थी। तो हमने इनकी ही आखिर में मदद ली कि कौन सी कविता हटाई जाए। तो अब आप देखिए। शुक्रिया मोहित जी। मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है 12 मासा। ये एक तरह के लोकगीत होते हैं जो बदलते मौसमों में का जिक्र होता है इनमें।
तो कविता है, पृथ्वी कहती नहीं खुद उससे अपने मन की बात, हाँ पलाश की सुलगती उंगलियां उसकी ओर इंगित कर लजा जाती है कुछ, छेड़ती है फाग बिना उसकी ओर देखे। आसमान में बहुत से नीले कमल खिले होते हैं तब, धूप चढ़ाती है धरती की देह पर कनक के वरक, आसमान नाचता है धूल के ढोल बजाता हुआ। हाँफते हैं पहाड़ जंगल थके भूरे बैल से, मटमैली नदी रात भर खोजती है तारों में चैती का धीमा राग। प्रकृति रोपती है धान के साथ एक किसान के हिस्से का अवसाद, एक मौसम गुजरता है बादलों की कुशल छेम पूछते हुए। जंगल भीगी हुई बरसाती में झींगुरों की फौज लिए सीले खड़े रहते हैं पूरे भादों, पेड़ों की जड़ों में उग आती खिले हरे रंग के मखमल पर कुकुरमुत्तों की बारात, कि मंत्रमुग्ध कोई गाता है कजरी आसमान को पिघलता देख। दरवेश सी नाचती है पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर, किसी अनहद नाद के आनंदातिरेक में। अंतरिक्ष में टकी हुई कविताएं गिरने लगती हैं उसकी ओर मौसमी उल्काओं सी, कि सहसा एक स्त्री उन्हें उठाकर गाने लगती है एक मीठा गीत। शुक्रिया। शुक्रिया जया जी। और पिंटी अक्का, अब आपसे गुजारिश करूँगा, नहीं मैं आ जाऊँगा लास्ट में और पिंटी अक्का ने भी बिल्कुल जितनी कविताएं भेजी लगभग सब शामिल की, क्योंकि सब एक से एक सुंदर अनुभूतियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये चल रहा है। तो मेरा काम मुझे ले जाता है गांव की ओर, और वहाँ पे मैंने जो देखा है, जो मेरा तजुर्बा रहा है, उसके बारे में ये कविता है। जयराम अन्ना के नाम। न होती उसे फुर्सत खेती बाड़ी से, न मुझे अपनी शहरी जिंदगी से। रास्ते में आते जाते बातें होती हमारी अक्सर, उतनी ही लंबी जितनी थी डोर उसकी गाय के गले से बंधी हुई। काश वो डोर थोड़ी सी और लंबी होती। फिर एक दिन जब खबर मिली, भागती दौड़ती उसके घर पहुंची। न टीका उतरा था उसकी बीवी का, न चूड़ियां ही अभी उसकी विधवा की। दफन करके उस किसान को अभी अभी लौटे थे वो, तब सुना जहर खाया था उसने। पर वजह कि मुझे भनक न लगने दी, वजह कि मुझे भनक न लगने दी थी उसने। काश वो डोर थोड़ी सी और लंबी होती। मैं एक छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ। ये मैंने कबीर, जो मेरा बेटा है, छोटा था तब लिखी थी। कहानियाँ कि हर रात सुलाने के लिए तुझे और बताने के लिए खुद को भी कि दिन अब ख़त्म हुआ। रोज़ एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं हम बारी बारी से। कभी हाथी वाली, कभी शेर चीते हिप्पो वाली, कभी आसमान की सफाई वाली, और कभी कभी वो नोबिता डोरेमोन और उसके गैजेट्स वाली।
बहुत सी कहानियां सुना चुके हैं हम, मगर वो एक कहानी अभी तक सुनाई नहीं है मैंने तुझे। बहुत सी कहानियां सुना चुके हैं हम, मगर वो एक कहानी अभी तक सुनाई नहीं है मैंने तुझे, जिसमें एक राक्षस था और एक तोता था उसका। जान उस राक्षस की बसती थी उस तोते में, इसीलिए बहुत महफूज रखता था वो राक्षस उस तोते को, और अकेला छोड़ के उसे नहीं जाता था कहीं। जब भी कभी सुना था, सोचा था उस कहानी के बारे में, जब भी कभी सुना था, सोचा था उस कहानी के बारे में, हर बार झूठ लगी थी वो कहानी मुझे, कि अलग अलग हो के भी कहीं रह सकते हैं जिस्म और जान भला। आज मगर सोता हुआ छोड़कर घर में महफूज तुझे, आज मगर सोता हुआ छोड़कर घर में महफूज तुझे, निकला हूँ जब एक लंबे सफ़र पर बस ये जिस्म लेकर, दुनिया भर की सच्ची झूठी उम्मीदों को पूरा करने। तो इल्म हुआ है कि सच्ची थी वो कहानी और राक्षस जिंदा रहता था तोते से जुदा होने के बावजूद। कुछ कहानियाँ झूठी लगती ज़रूर हैं मगर होती नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास वक्त है, और इस संग्रह में सिर्फ हम 5 नहीं 32 लोग हैं, तो हम एक एक कविता हमारे दूसरे साथियों की पढ़ेंगे। सौरभ भाई। आपकी अनुमति से एक थोड़ी सी लंबी कविता, थोड़ी नहीं मतलब, और एक बहुत छोटी कविता पढ़ना चाहूँगा, है ना, क्योंकि ये दोनों कविताएं मेरी बहुत प्रिय हैं। इस कविता का नाम है रसोई घर और दुनिया, और इसे लिखा है अंशु पितलिया ने, जो अभी हमारे बीच नहीं है यहाँ पर। वो अपने होम टाउन में उन्हें मातृत्व सुख प्राप्त हुआ कुछ समय पहले। उनके पति आलेख यहाँ बैठे हैं, तो हमने उनकी कॉपी उनके हस्बैंड को दे दी है। और बहुत उम्दा कवियत्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और हमारे लिए एक बहुत छोटी बहन जैसी हैं। हमने बहुत सालों से उन्हें हमने निखरते देखा है बतौर एक कवि। तो इस कविता का नाम है रसोई घर और दुनिया। मसालेदानी में खाली करते वक्त सूखे धनिए का पाउडर वह बना देख लेती है पहाड़, सब्जियों में ढूंढ लेती है पेड़, जंगल और वादियाँ। बरसात में छत से चूते पानी में दिखती हैं नदियाँ, और उसे साफ करते वक्त पार कर लेती है 7 समंदर। वह जानती है कि बर्तन उनकी सही जगह पर ना हो तो हाथ के हल्के से टुल्ले से गिर जाते हैं एक दूसरे पर, और भर देते हैं घर भर को शोर से। वह जमाए रखती है बर्तन। वह जानती है एक हल्के से जामन से दूध हो जाता है दही, और दही नहीं चढ़ता शिव पर। वह बचाए रखती है पवित्रता दूध की। वह राजनीति नहीं जानती, पर जानती है कि कभी कभी पिस जाता है घुन भी गेहूं के साथ। वह जानती है अंतर है पीसने और दलने में, कि चना दाल होगा या बेसन, यह निर्भर करता है पाटों के दबाव पर। और कितनी देर से घूम रही है चक्की, इस बात पर वह दाल होते होते बेसन हो जाती है। वह जानती है रोटी के स्वाद में छिपा है सही मात्रा में मिलाया गया नमक और पानी, और एक अच्छी मियाद तक उसका आटे में गूंथना। मगर कभी कभी नहीं मिलता है बराबर आटा या उसमें ठीक से मिलना। वह सेक लेती है नमकीन पानी से रोटियां। वह जानती है कूटते वक्त लाल मिर्च अगर छुट भर तेल मिला दे हमामदस्त में तो बचा सकते हैं इसकी धौंस से नाक को, और इसलिए सजा लेती है वह पति का लाया गजरा बालों में, और उसकी खुशबू में नज़रअंदाज कर देती है इतनी समझदारी से घर चलाने वाली को अनपढ़ और मसालों की गंध से भरी होने की गाली दी थी उसने। रसोई घर में कैद स्त्रियों को हम नाहक ही कह देते हैं, बाहर निकलो, घूमो, दुनिया देखो। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। ये तालियां हम पहुंचा देंगे अंशु तक। एक छोटी सी कविता, क्योंकि विस्थापन अपने घर, हम जब बात करते हैं विस्थापन की, तो हम ये नहीं सोचते कि औरत जो है वो पूरी तरह से विस्थापित है
है ना, वुमेन आर द लार्जेस्ट पॉपुलेंस ऑफ माइग्रेंट्स इन आवर कंट्री, है ना, वो कहीं नौकरी की वजह से ना तो किसी न किसी कारण से शादी के बाद वो विस्थापित हो जाती है। एक और विस्थापन की कविता है, ये कविता हमारे विष्णु भाई ने लिखी है, विष्णु पाठक, छोटी सी कविता है, आवतानी। आवतानी भोजपुरी का पद है, आवतानी। मेरी भाषा में विस्थापन की पैठ इतनी गहरी है कि जाते हुए भी कहता हूं आ रहा हूं। शुक्रिया। अगली कविता जो मैं सुना रहा हूँ वो अमित रॉय की कविता है, मजदूर एक डाटा है। रोटी जो पड़ी हुई है दो पटरियों के बीच, पत्थरों पर छितराई, पत्थरों से कड़ी हो गई है। एक जोड़ा चप्पल जिसे घिसना था मीलों चलकर, थके हताश पैरों के निशान लेकर वहीं पड़ी हुई है। गांव छोड़ते जो सामान गठरियों में बांधे थे, उतना ही साथ शहर छोड़ते। उस वक्त भी लाचार थे, अभी भी मजबूर हैं। गांव और शहर के मध्य दो पटरियों के बीच बिखरी रोटियां, खुली गठरियां और कटी जिंदगियां, जो अब सिर्फ एक डाटा है, सरकारी फाइलों में पूरी तरह से मिटा हुआ। वो कविता है प्रतीक कपूर जी की, अनुभूति। तुमने अनंत देखा? बच्चा रोया, माँ भागी दौड़ी, खाना छोड़कर नंद उठाया, गोद लिटाया, मुख से उसके वक्ष सटाया, अंक में अनंत था। तुमने देखा? तुमने रुदन सुना? बयार बही, वृक्ष हिला, घोंसला गिर के टूट गया, बच्चे मर गए, कोयल रोई, डाली रोई, पत्ती रोई, लोरी गाई कोयल ने फिर सारी रात। बिन मौसम के कोयल गाई, कूक नहीं थी, रुदन हुआ था। तुमने सुना? एक और हमारे बीच शायर हैं जिनकी, जैसे सौरभ भाई ने बोला, हमने अंशु की ग्रोथ जर्नी पूरी साथ देखी, हम लोग इकट्ठे बढ़ते रहे। फैज़ भी उनमें से एक हैं। मैं उनकी एक गज़ल, फैज़ भाई इजाज़त है, कुछ इस तरह से बहुत शानदार शेर लिखते हैं। आप देखिए, मैं इनके जैसा तो नहीं पढ़ पाऊँगा लेकिन कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह से हमको भुलाने लगे हैं लोग, कुछ इस तरह से हमको भुलाने लगे हैं लोग, मिट्टी में जैसे लाश दबाने लगे हैं लोग, कि मैयत भी शर्मसार सी हो जाए मौत पे। बहुत उम्दा शेर है कि मैयत भी शर्मसार सी हो जाए मौत पे, जिस्मों को जिस तरह से जलाने लगे हैं लोग। ये हम सब ने देखा है, लेकिन इन्होंने पकड़ा है कि अब घर को मेरे छत की ज़रूरत है, इसलिए अब घर को मेरे छत की ज़रूरत है, इसलिए हाथों में खाके कब्र उठाने लगे हैं लोग। खाके कब्र होता है जो मिट्टी डाली जाती है कब्र पे फाइनल गुड बाय के टाइम। आवाज़ चहलकदमियों की आ नहीं रही, आवाज़ चहलकदमियों की आ नहीं रही, लगता है मुझे छोड़कर जाने लगे हैं लोग। सब तालियां इनकी हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। कुरियर बॉय का काम है। इस बेखुदी में याद कुछ रहता भी नहीं है, इस बेखुदी में याद कुछ रहता भी नहीं है, खुद मेरे शेर मुझको सुनाने लगे हैं लोग।
लगता है रूह जिस्म से आजाद हुई है, कि लगता है रूह जिस्म से आजाद हुई है, लोबान सिराहने पे जलाने लगे हैं लोग। और ये आखिरी शेर है, देखिए आपको बाकायदा बेंगलोर दिखाई देगा और अपना घर याद आएगा कि जाते हैं जो भी लौट कर आते ही नहीं हैं, जाते हैं जो भी लौट कर आते ही नहीं हैं, ऐसा शहर में क्या ही कमाने लगे हैं लोग। ये है फैज आपके लिए। मैं जो कविता अभी सुनाऊंगी वो है अतुल जैन की कविता पुनरावृत्ति। काफ़ी गंभीर कविता है, सोचने समझने लायक, खासकर आज के दिन में। अगली सभ्यता में जब कोई ढूंढेगा राख, मिट्टी या समंदर में दबे हमारे शहर, तब खंडहर क्या कहेंगे? एक कब्रगाह में दबे ढेरों कंकाल, क्या उन्हें बता पाएंगे वो नारे जो लगाए गए होंगे कत्ल से पहले? किसी कब्र के पत्थर पर नहीं लिखा होगा कि मौत हुई थी दंगों के पागलपन में। वो कपड़ा जिसे दाबा गया हो मुंह में औरत की मौत से पहले, गलकर खत्म हो चुका होगा और खुदाई वाले नहीं खोज पाएंगे योनि का रक्त स्राव। मृतक के पेट में फंसे मांस के टुकड़े से यह अंदाज़ा लगाना कितना कठिन होगा कि गाय का मांस मौत का कारण बना होगा, और लाशों के साथ दबे इस्पाती टुकड़े कभी नहीं कह पाएंगे कि कौन लाना चाहता था प्रजातंत्र। वो बच्चे जो दब गए थे मलबे में, खिड़की से देखते हुए उड़ते जहाज, वो नहीं बता पाएंगे कि फटता हुआ बम कैसा दिखता है। और होलोकास्ट में जले लोगों की हड्डियां कोयले की शक्ल में फिर से जल जाएंगी। उनकी सारी खोज के बावजूद वो नहीं जान पाएंगे कि प्रेम कारण बन सकता है पेड़ पर लटकाए जाने का। और वो सारी लाशें जिन्हें जला दिया जाता है कभी नहीं कह पाएंगी अकेलेपन, त्रासदियों और अवसाद की कहानियाँ। किसी नस्ल को जब कभी मिलेंगे हमारी सभ्यता के अवशेष, किसी नस्ल को जब कभी मिलेंगे हमारी सभ्यता के अवशेष, और अपनी सारी तकनीकों के बावजूद अगर वो नहीं जान पाए हमारी हत्याओं के कारण, तो मुझे डर लगता है कि वो कैसे रोकेंगे इनकी पुनरावृत्ति। और फिर एकाएक मैं सोचने लगता हूँ, सब जानने के बाद भी क्या हम रोक पाए थे ये सब? तो मेरे ख्याल से अभी तक हमें कोई इशारा नहीं मिला है, तो एक एक छोटी छोटी कविता और पढ़ लेते हैं। और लोग भी बैठे हैं तो इशारा मिला है, हम देख नहीं रहे हैं इशारा। संदीप भाई शुरू करिए। एक कविता है अमित शर्मा की। कविता का शीर्षक है बच्ची। मेरे अंदर कहीं कुछ अधूरे थे, कुछ खो गए थे, कुछ रिश्ते, कुछ एहसास, वो सब फिर से लौटे हैं तुम्हारे साथ। जैसे लौटते हैं पंछी अपनी शाखों पर दिन ढलने के बाद। मैं रोज़ तुम्हारे साथ थोड़ा और बाप बनता हूँ, थोड़ा और बच्चा। तुम्हारे बचपन में मैं बाप बन जाता हूँ, तुम्हारे बढ़ने में बच्चा। जब मेरी उंगली पकड़कर तुम चलती हो, मेरे अंदर दो चलते हैं, एक बच्चा, एक बाप। तुम मेरी उंगली थामे चलती हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूँ। धीरे धीरे तुम ये उंगली छोड़ दोगी और मैं तुम्हारा हाथ। फिर भी मुझ में दो चलेंगे तुम्हारे साथ, एक बच्चा, एक बाप। जब मैं बच्चे सा घबराता हूँ,
तुम बाप सा ढाढ़स बंधाती हो। जब मैं बाप बन तुम्हें डांटता हूँ, तुम माँ सी रूठ जाती हो। मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ, तुम मुझे सुलाती हो। तुम्हारी माँ कहती हैं तुम्हारी आदतें मुझसी हैं, और मैं कहता हूँ मैं तुम सा हूँ। बचपन बीतेगा, बीत कर फिर लौटेगा, जैसे मेरा लौटा है तुम्हारे साथ। मैं आदमी हूँ तो दो हुआ, तुम औरत हो तीन हो जाओगी। एक बच्ची, एक माँ और एक बाप। एक कविता है नेहा भवसार की, टूटना, है ना। एक कोमल स्त्री जब टूटती है तो वो और अधिक कोमल हो जाती है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब आप उसे और तोड़ नहीं पाते। आप अत्यंत कोमल को कभी तोड़ नहीं पाते। अब जो सुनाएंगे आपको वो है बबली यादव जी की कविता प्रेम संवाद। चलो एक खेल खेलें। मैं तुम बन जाती हूँ, तुम मैं बन जाओ। मैं बूझूं तुम्हारे दिल का हाल, तुम झट से मेरा जान जाओ। फिर तुम मेरे मन की तितलियों में रंग भरो अनेक। मैं तुम्हारे तन के भंवरों पर जीवन करूं व्यतीत। हम मचलते रहें, चहलते रहें, फिसलते रहें और उड़ें, कभी साथ कभी अकेले, अपनी अपनी दिशा की ओर। लौट आएं तब जब आत्मा हो भयभीत। लौट आएं तब जब आत्मा हो भयभीत। अभी आंखें मत खोलना, खेल का समय बाकी है। ये क्या, मैं तो तुम हो चली थी, तुम तो मैं हुए ही नहीं। मैं तो तुम हो चली थी, तुम तो मैं हुए ही नहीं। की बजाय मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि कुछ कवियों की हमने कविताएं भी पढ़ ली, कुछ शामिल हैं यहाँ, कुछ आज नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबका सिर्फ नाम पढ़ता हूँ, ताकि वो एक दर्ज हो जाए कि इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं, और उन सबको एक बार फिर से बधाई। उतना ही 30 सेकेंड्स जो लगेंगे। जया जी, जया पाठक श्रीनिवासन, अभिनव यादव जो अभी न्यूयॉर्क में हैं, अमित रॉय जी वेल्लूर से हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव भूषण गोठी, आप तालियां बजा सकते हैं, यहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं तालियां तो पहुँच ही जाएंगी। गौरव भाई को मैंने देखा था। डॉक्टर निधि सिंह, वो भी हमारे साथ हैं आज। नेहा भावसार, शांतनु जैन, लवली गोस्वामी, सौरभ रॉय, विष्णु पाठक, इनकी कविताएं आपने सुनी। लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश रामैया, वो अभी जर्मनी में हैं। प्रतीक कपूर, पद्मावती राव जी, सुरभि घोष, अतुल जैन, गौतम पारस, जयेश फड़तरे, नीरज द्विवेदी, विक्रांत चौहान, शुभम नेगी, संदीप शिखर, अंशु पितलिया, अमनदीप सिंह, डॉक्टर कविता पानिया, दिवस गुप्ता, बबली यादव, फैज़ अकरम, मोहित, अमित किशोर, प्रशांत पर्वतनेनी, अंशुल नागौरी और अमित शर्मा। इन सब को बहुत 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 बधाई। ये एक ख्वाब है जो पूरा हुआ है हम सब का। बहुत बहुत शुक्रिया। किताब खरीदिए तो सबको अच्छा लगेगा और अगली किताब के लिए माहौल भी बनेगा। वेरी सिंपल। बहुत 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 शुक्रिया। और आप जिस कवि के चाहें साइन करवाइए, सब यहीं घूम रहे हैं और किताब आपकी है, पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शुक्रिया।